दोस्तों, भारत के दो राज्य यूपी और बिहार, इनका जिक्र हमेशा से ही साथ में होता रहा है, क्योंकि इन दो राज्यों में ही भारत के 37 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन आज इन दोनों स्टेट्स के बीच काफी बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो यूपी डेवलपमेंट की नई नई मिसालें पेश कर रहा है, वहीं बिहार आज भी बीमारू राज्य के इमेज में ही फिट बैठता है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्या वजह है कि यूपी डेवलपमेंट की रेस में काफी तेजी से आगे निकल रहा है, जबकि बिहार आज भी काफी पीछे रह गया है? चलिए इस पूरे मुद्दे को हम डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, बीमारू राज्य की कैटेगरी में यूपी और बिहार के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य भी शामिल हैं। लेकिन इन राज्यों ने बेटर डिसीजंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से इस टैग को रिमूव करने की काफी कोशिश की है, जिस वजह से यहाँ अब डेवलपमेंट देखी जाती है और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में भी काफी सुधार हुआ है। पर बिहार और यूपी इसमें सबसे आखिरी पायदान पर रह गए हैं। लेकिन अगर इसमें भी आज के टाइम पर यूपी और बिहार की स्टेट इकोनॉमी पर नजर डालें, तो फिर यूपी बिहार से काफी बेटर परफॉर्म करता नजर आ रहा है। फिलहाल यूपी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट है, जिसका कंट्री के टोटल जीडीपी में 9.2% का शेयर रहता है। इस साल प्रेजेंट किए गए यूपी स्टेट बजट के अकॉर्डिंग यूपी की जीडीपी 24.39 लाख करोड़ रुपए को भी पार कर चुकी है, जो कि 2016-17 में सिर्फ 13 लाख करोड़ रुपए थी। और इतनी रैपिड ग्रोथ को देखते हुए एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि शायद आने वाले कुछ डेकेड्स पे ये टॉप पर रहने वाले महाराष्ट्र को भी पीछे कर देगी। वहीं अगर हम बिहार की इकोनॉमी ग्रोथ रेट को देखें, तो फिर इसने भी सबको काफी हैरान किया है। पिछले 15 से 17 सालों के दौरान बिहार की जीडीपी और बिहार के बजट का साइज करीब 10 गुना हो गया है और आज ये देश के 5वें फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में गिना जाता है, जिसकी जीडीपी 8.98 लाख करोड़ रुपए है। अब भले ही पिछले सालों के मुकाबले इसमें काफी ग्रोथ आई हो, लेकिन अब भी बिहार और यूपी की जीडीपी में बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन दोस्तों, दो स्टेट्स की इकोनॉमिक पोजीशन को एनालाइज करने के लिए जीडीपी एक मात्र सटीक पैरामीटर नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स की पॉपुलेशन में भी बहुत बड़ा अंतर है। यूपी की पॉपुलेशन जहां 24 करोड़ है, वहीं बिहार की पॉपुलेशन 13 करोड़। ऐसे में अगर हम पूरे स्टेट के जीडीपी को एक साइड करके सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखें, तो फिर हमें ज्यादा बेटर एंड एक्यूरेट पिक्चर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, 2023 में यूपी की पर कैपिटा इनकम 83,565 रुपए थी, वहीं सेम ईयर बिहार की पर कैपिटा इनकम थी 54,110 रुपए। यानी कि इस मामले में भी यूपी बिहार से काफी आगे चल रहा है। इसी के साथ अगर आप इसके पॉवर्टी रेट यानी कि गरीबी दर पर नजर डालेंगे, तो फिर बिहार में हर 3 में से 1 आदमी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहा है, जबकि वहीं यूपी में हर 5 में से 1 आदमी पॉवर्टी लाइन के नीचे की कैटेगरी में आता है। यूपी में जहां 26.35% पॉपुलेशन गरीब है, वहीं बिहार में ये परसेंटेज 36.95 तक पहुंच गई है। यानी कि यहाँ दोनों स्टेट्स के बीच लगभग 10% का फासला है, जिसे कि हम कम तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसके अलावा स्टेट्स के अर्बनाइजेशन या फिर कह लें कि शहरीकरण का भी उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ऐसे में अगर हम दोनों राज्यों के अर्बनाइजेशन पर एक नजर डालें, तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार की शहरी जनसंख्या 11.8 मिलियन थी, जबकि वहीं यूपी की 2011 में ही 22.28% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही थी, और यह डिफरेंस भी 2 गुने का है। अब दोस्तों, जब हम इन सभी पैरामीटर्स की चर्चा कर ही रहे हैं, तो भला इकोनॉमिक ग्रोथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर का रोल निभाने वाले लिटरेसी रेट को हम कैसे भूल सकते हैं? लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें भी बिहार यूपी से लगभग 6% तक डाउन चल रहा है, क्योंकि जहां यूपी का लिटरेसी रेट 67.7% है, वहीं बिहार का 61.8%। और दोस्तों, अगर हम दोनों स्टेट्स की पब्लिक इमेज को भी देखें, तो जहां बिहार आए दिन हो रहे दंगों की वजह से चर्चे में रहता है, वहीं यूपी में होने वाले डेवलपमेंट और नए नए इनिशिएटिव्स अखबारों की हेडलाइन बनते दिखाई देते हैं। हालांकि अब ऐसा भी नहीं है कि इस मामले में यूपी बहुत आगे है, लेकिन बिहार के मुकाबले इसे बेटर माना जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम अपने मेन सवाल पर आते हैं कि आखिर वो कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनके चलते बिहार पिछड़ता जा रहा है और यूपी डेवलपमेंट की रेस में आगे निकलता जा रहा है। टेन्योरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन दोनों स्टेट्स की आज जो भी पोजीशंस हैं, उसका जिम्मेदार यहाँ के गवर्नमेंट की टेन्योरशिप है। एक तरफ अगर हम देखें तो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगभग 18 साल से नीतीश कुमार ही विराजमान है, वहीं यूपी में हमेशा मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, कभी मायावती, कभी अखिलेश यादव और फिलहाल योगी आदित्यनाथ।
हाई कंपटीशन की वजह से जो भी यूपी में मुख्यमंत्री रहा है उसने अपने अकॉर्डिंग फैसले लिए हैं और यूपी के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेम गवर्नमेंट की टेन्योरशिप की वजह से पिछले 2 डेकेड्स में बिहार ने डेवलपमेंट देखी ही नहीं, बल्कि उसने तो लगभग हर पैरामीटर में ही पहले के मुकाबले काफी सुधार लाने की कोशिश की है। पर दिक्कत ये है कि इतना काफी नहीं है। और अगर हम कहीं बिहार को यूपी से कंपेयर करें तो फिर बिहार की ग्रोथ का मीटर और भी स्लो नजर आता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी वजह वहाँ की स्टेबल पॉलिटिक्स है, जिसमें कंपटीशन कम होने की वजह से यहाँ की जनता और स्टेट के डेवलपमेंट को उतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई जितना कि बिहार को सच में जरूरत है। दोस्तों, बिहार के पीछे होने का एक और बड़ा रीजन है यहाँ हर साल आने वाली बाढ़, क्योंकि यहाँ की करीब 76% आबादी हमेशा बाढ़ की चपेट में रहती है। बिहार में नेपाल से आने वाली नदियाँ, जिनका ऑरिजिन हिमालय की वादियों में होता है, ढलान की वजह से उसका पानी हर साल तेज रफ्तार से बिहार में आ जाता है, जिसके चलते यहाँ के 38 में से 28 जिले हर साल बाढ़ की तबाही झेलते हैं। कोसी, गंडक, बागमती, कमला बलान, गंगा, बूढ़ी गंडक, सरयू, पुनपुन, महानंदा, सोन, लखदेई, अवधारा और फाल्गुन ये वो नदियां हैं जो बिहार में जितनी खुशहाली नहीं लाती, उससे ज्यादा हर साल तबाही का कारण बन जाती हैं। एक तरफ तो ये नदियां खेतों को फर्टाइल बनाती हैं, जिसकी वजह से बिहार एक कृषि प्रधान राज्य बन सका है और यहाँ की 81% आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर हो पाई है। लेकिन यही नदियां हर साल कई लाख हेक्टेयर्स की एग्रीकल्चर लैंड को बर्बाद कर देती हैं। फ्लड की वजह से हजारों लोगों की जान चली जाती है, बड़ी मात्रा में लोगों के घर और फसलें बर्बाद होती हैं और यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर व डेवलपमेंट को भी भारी नुकसान पहुँचता है। साथ ही करोड़ों अरबों रुपए की पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी डैमेज हो जाती है। ऐसा समझिए कि हर साल बिहार का एक बड़ा हिस्सा डेवलप होने के बाद भी जीरो से शुरुआत करता है, वहाँ फिर से लोग बसते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, फसलें लगाई जाती हैं और वो फिर से बर्बाद हो जाते हैं। कई सदियों से ऐसा चला आ रहा है, जो कि बिहार के डेवलपमेंट में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है और इस डिजास्टर को यूपी के कंपैरिजन में एक मेजर डिसएडवांटेज के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि यूपी में बाढ़ आता ही नहीं है, बल्कि वहाँ के भी कई सारे जिले हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं, लेकिन बिहार के मुकाबले वहाँ कम तबाही देखने को मिलती है, जो कि यूपी को बिहार से आगे रखने में मदद करती है। अब दोस्तों, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि पिछले कुछ सालों में बिहार ने बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया है, लेकिन ये डेवलपमेंट सिर्फ कुछ ही शहरों तक सीमित होकर रह गया है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बिहार के लेटेस्ट रीजनल डेटा पर नजर डालें तो इसकी इकोनॉमी में लगभग 25% तक का शेयर सिर्फ पटना से ही आता है, जबकि बाकी जिलों का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है जितना कि इस स्टेट की इकोनॉमी ग्रोथ के लिए जरूरी है। वहीं अगर हम यूपी पर नजर डालें तो फिर यहाँ के डेवलपमेंट स्टेट के कई शहरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि अब भले ही नोएडा इसमें सबसे आगे है और इसका यूपी की इकोनॉमी में मेजर कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे शहर हैं जिनका यूपी की इकोनॉमी में बड़ा शेयर है, जैसे कि राजधानी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, मेरठ और गाजियाबाद समेत कई सारे ऐसे शहर जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पहले के मुकाबले इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी काफी बढ़ावा मिला है। ऐसे में यूपी की डेवलपमेंट सिर्फ 1-2 शहरों तक सीमित न रहकर स्टेट में इवेनली इंक्रीज हो रही है और इस चीज में बिहार काफी पीछे रह गया है। अब दोस्तों, देखा जाए तो लगभग हर स्टेट के पास ही कुछ न कुछ नेचुरल एडवांटेज मौजूद होता है और बिहार के पास भी ये एडवांटेज था, यहाँ का फर्टाइल लैंड और मिनरल रिसोर्सेज। यही वजह थी कि अंग्रेजों ने यहाँ कई सारी इंडस्ट्रीज लगाई थी और बिहार ट्रेड में भी काफी पॉपुलर हो गया था, जहाँ से पूरी दुनिया भर में ही चीजों को एक्सपोर्ट किया जाता था। इन्हीं रीजंस की वजह से आजादी के बाद जहां देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन लगभग न के बराबर था, वहीं बिहार एक इंडस्ट्रियल स्पॉट बना हुआ था। यहाँ भरपूर मात्रा में वैल्यूएबल मिनरल्स होने की वजह से कंपनीज माइंस के करीब ही सेटअप होना चाहती थी, ताकि उन्हें रॉ मटेरियल्स या फिर मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसे और टाइम को खर्च न करना पड़े। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि देश के उन जगहों पर डेवलपमेंट रुक सा गया जहां पर ये एडवांटेजेस मौजूद नहीं थे। इसी को देखते हुए उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए, जिसके तहत उन खर्चों पर सब्सिडी मिलने लगी जो कि माल ढोने में होता था। ऐसे में जब दूसरे स्टेट्स में भी रॉ मिनरल सस्ते मिलने लगे तो फिर कंपनीज उन जगहों पर शिफ्ट होने लगी जहां पर पोर्ट मौजूद थे, ताकि उसके जरिए दूसरे देशों में भी ट्रेड किया जा सके। इस तरह से गवर्नमेंट की इस पॉलिसी ने बिहार के डेवलपमेंट की कमर तोड़ दी, जिसके बाद से लोग एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने लगे और इस ओवर डिपेंडेंसी की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड बहुत स्लो हो गई। इसके अलावा जब भी सरकार ने यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करने की कोशिश की, किसानों से जमीन खाली करवाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन गया। कई बार तो कंपनीज को कई सालों तक का इंतजार करना पड़ा, लेकिन लैंड न मिलने की वजह से उनका प्रोजेक्ट कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया। वहीं यूपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत 1960s से ही हो चुकी थी
कानपुर, मेरठ, आगरा, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे कई शहरों ने उसी समय से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड पकड़ ली थी। हालांकि बिहार की तरह ही यूपी में भी खराब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ये स्पीड उतनी ज्यादा तेज नहीं थी कि इसे बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकाला जा सके। अब दोस्तों, आज से हजारों साल पहले एजुकेशन हब के नाम से फेमस बिहार में दुनिया के हर कोने से पढ़ने के लिए स्टूडेंट आया करते थे। लेकिन आज ये स्टेट खुद को इस सेक्टर में प्रमोट करने से काफी पीछे रह गया है। इसके बड़े बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स पटना के अलावा 1-2 शहरों तक ही सीमित रह गए हैं और बड़ी संख्या में कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के मौजूद न होने की वजह से यहाँ के लाखों स्टूडेंट दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जबकि वहीं यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU, IIT कानपुर, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और IIM लखनऊ जैसे कई सारे ऐसे फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका देश में एक अलग ही मुकाम है। यहाँ पढ़ने के लिए न सिर्फ देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आते हैं, बल्कि यहाँ विदेशों से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के मामले में भी यूपी बिहार से काफी आगे है, जो कि यूपी की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक मेजर रोल निभाता है। अब दोस्तों, एक और चीज जिसमें बिहार यूपी से काफी पीछे रह गया है और वो है यहाँ की कानून व्यवस्था। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमेशा चिंताजनक रही है, जिससे पूरा डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है। बिहार में इंडस्ट्रीज की न होने का जिम्मेदार हम अकेले फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को नहीं ठहरा सकते, बल्कि इसमें बिहार का लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत जिम्मेदार रहा है। यहाँ बढ़ती रंगदारी और गुंडागर्दी की वजह से कोई भी कंपनी अपनी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करना चाहती है। यहाँ तक कि इन्हीं सभी रीजंस की वजह से वो इंडस्ट्रीज जो कई सालों से बिहार में थी, उन पर भी ताला लगने लगा है। हालांकि नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बिहार सरकार ने कंपनीज को सब्सिडी देने का भी वादा किया है, लेकिन खराब कानून व्यवस्था की वजह से कोई भी बिहार का रुख नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ जबरन वसूली या गुंडागर्दी की खबरें हमेशा अखबारों में आती रहती हैं। इस तरह नई इंडस्ट्रीज के न आने और पुरानी फैक्ट्रीज के बंद होने की वजह से बिहार में रोजगार की कमी बढ़ती जा रही है और इसके चलते न सिर्फ ये स्टेट पिछड़ रहा है, बल्कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी गिर रहा है। वहीं अगर हम बात करें यूपी की, तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर भी कुछ दशकों पहले बिहार के जैसा ही था, मगर अब यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बेहद सख्त रवैया अपनाती है। कई बार तो खबरें भी मिलती हैं कि अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या फिर उनकी तलाश में टीम गठित की गई। इन सभी स्टेप्स की वजह से ही यूपी की कानून व्यवस्था में साफ तौर पर सुधार देखने को मिला है, जिससे कि राज्य की अच्छी छवि बनी है और इन्वेस्टमेंट का स्कोप भी बढ़ा है। यहाँ पर कई सारी नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप की गई हैं, साथ ही कई सारे देशों के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी यहाँ अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अब दोस्तों, यूपी और बिहार देश के न सिर्फ सबसे गरीब राज्य हैं, बल्कि जीडीपी पर कैपिटा के मामले में भी ये दोनों लास्ट पोजीशन पर ही आते हैं। ये दोनों स्टेट्स डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जिनकी जनसंख्या 37 करोड़ से भी ज्यादा है। ऐसे में इन स्टेट्स के पिछड़े होने का सीधा असर भारत की 1/4 पॉपुलेशन पर पड़ता है। इसीलिए अगर देश को डेवलप करना है, तो फिर इन राज्यों के डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा पूरा देश इवनली ग्रोथ की सीढ़ियां चढ़ सके। अब इसके लिए सरकार को यहाँ के लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेने होंगे, जिससे एजुकेशन का स्तर बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके और यहाँ के लोगों को पलायन न करना पड़े, क्योंकि पलायन से स्किल्ड लेबर का एक बड़ा ग्रुप स्टेट से बाहर चला जाता है, जिसका इम्पैक्ट उस स्टेट की इकोनॉमी पर भी साफ नजर आने लगता है। ऐसे में इन दोनों स्टेट्स को अभी भी डेवलपमेंट की लंबी चढ़ाई चढ़नी है, जिसमें सरकार और सिविलियंस दोनों के साथ की जरूरत है। तभी जाकर ये स्टेट बीमारू राज्य के टैक्स से बाहर निकलकर डेवलपमेंट की मिसाल पेश कर पाएगा। वैसे दोस्तों, इन स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स ले